हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल साइंस वाला ऑल इन वन में स्वागत है। बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। वायुमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह बिल्कुल अलग ही अंदाज में टॉपिक होने वाला है। एक एक चीजें, एक एक फैक्ट, ताकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, आरओ का हो या वनडे एग्जाम हो, कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ से छूटकर जा नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है उसका लेवल ही कुछ अलग टाइप का होता है, सबसे अलग होता है। इसको हम पढ़ाएंगे इजी भाषा में। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल, वायुमंडल है, ये हमारी ही पृथ्वी पृथ्वी है। और पृथ्वी के चारों तरफ जो एक घिरा हुआ है, जो बॉल टाइप में मैंने बनाया है, ये है वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल पहले समझो, वायुमंडल है क्या चीज। जहां पर हम लोग रहते हैं, सांस लेते हैं, सभी जीवधारी सांस लेते हैं। इसमें अन्य प्रकार की, बहुत सारी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और यह पृथ्वी के कई किलोमीटर तक, जितना हम ऊपर चले जाएंगे, कई किलोमीटर तक पाया जाता है, जिसकी चर्चा आगे हम अभी करेंगे। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो एक आवरण टाइप में घिरा हुआ है, तो घेर कर रखा है, उसको बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल का महत्व पहले समझो। जो यहाँ का टेम्परेचर है, औसतन 15 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन जो करता है, कौन करता है? वायुमंडल करता है, मेंटेन करता है। इसका मतलब यह है कि ना तो ज्यादा गर्म होता है टेम्परेचर यहाँ का, ना तो ज्यादा ठंडा ही होता है। यह एक बिल्कुल औसत 15 डिग्री सेल्सियस सभी जीवधारियों के लिए बिल्कुल एकदम समान टेम्परेचर है। और इसी वायुमंडल पर जितने भी जीवधारी हैं, उन सभी के लिए एक जीवन प्रदान करता है यह वायुमंडल। और यही नहीं, पृथ्वी का जितना भी गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसी वायुमंडल से संबंध रखता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं 3D एनिमेशन की मदद से। तो सबसे पहले समझते हैं 3D एनिमेशन की मदद से। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी सौरिक विकिरण तरंगों का अवशोषण करती है, और यह धरातल को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। पहला फैक्ट वायुमंडल का। दूसरा फैक्ट समझो, वायुमंडलीय पृथ्वी के उष्मा बजट को संतुलित करता है। पृथ्वी की सभी मौसमी एवं जलवायु प्रक्रिया इसी के द्वारा नियंत्रित, प्रभावित एवं संचालित होती है। आंधी आना, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, जितनी भी घटनाएं होती हैं, सब इसी वायुमंडल पर होती हैं। बारिश, बिजली का कड़कना, झंझावात, ओला, हिम वर्षा और सारी चीजें। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वायुमंडल। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन। देखिए, एक एक चीजें, एक एक फैक्ट से हम बिल्कुल समझते चले जाएंगे स्टेप दर स्टेप, ताकि आपको भी पढ़ने में, समझने में, देखने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले आप समझते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, अब देखिए, इसी वायुमंडल में तीन चीजें मिलेंगी। इसी वायुमंडल में मिलेंगे तीन चीजें। पहला नंबर गैस, दूसरा नंबर जलवाष्प, तीसरा नंबर इसका हो जाएगा एरोसॉल। एरोसॉल, तीन चीजें मिलेंगी, गैस, जलवाष्प, एरोसॉल। आपने सभी गैसों के बारे में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन है, हीलियम भी गैस है। जलवाष्प आप लोगों को पता ही है कि समुद्र का जल स्तर न बढ़ता है न घटता है। आपने कक्षा 6-7 में पढ़ा होगा कि समुद्र का जल स्तर ना घटता है और ना ही बढ़ता है, या एक स्थायी रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना भी पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में आता है, उतना पानी, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो सीधा जब लंबवत पड़ती हैं समुद्रों के ऊपर, पानी पर पड़ती हैं, तो उतना ही पानी, जितना पानी नदियों के माध्यम से समुद्रों में आता है, उतना ही पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और बारिश होता रहता है।
तो पूरी पृथ्वी भर पर कहीं ना कहीं लगातार बारिश होती रहती है। जलवाष्प बनता रहता है, बादल बनते रहते हैं, बारिश होती रहती है और यही प्रक्रिया हमेशा स्टार्ट रहती है। तो इसीलिए समुद्र का स्तर ना घटता है और ना ही बढ़ता है। गैस हो गया, गैस हो गया, जलवाष्प हो गया और एरोसाल। अब एरोसाल आपने गैस पढ़ा है, जलवाष्प पढ़ा है, लेकिन एरोसाल नहीं पढ़ा है। और अगर आपने एरोसाल पढ़ा है तो आप लोगों को पता है एरोसाल क्या चीज है। चलिए हम बताते हैं। एरोसाल देखिए, पृथ्वी पर पृथ्वी पर ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, हवाएं, आंधी, तूफान, बिजली का कड़कना, ये सारी चीजें मौसमी घटना होती रहती हैं। तो कहीं दुर्घटना हो गई, कहीं विमान क्रैश हो गया, तो जो छोटे छोटे मिट्टी धूल कण होते हैं, अब मिट्टी धूल कण जो हमेशा आसमान में या हवा के माध्यम से ऊपर उड़ते रहते हैं, वायुमंडल में जाते रहते हैं। और यही नहीं, धुआं के माध्यम से, जो फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, जो किसान लोग पराली को जलाते हैं उसके माध्यम से धुआं, और छोटे छोटे कण, छोटे छोटे बहुत ही बारीक कण होते हैं, और ये उन्हीं के माध्यम से, धुआं के माध्यम से, हवा के माध्यम से ये पूरी पृथ्वी पर, मतलब हवाओं में, वायुमंडल में ये नाचते रहते हैं। और इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो संगठन में, जो वायुमंडल का संगठन है, इसमें तीन चीजें कौन कौन सी? गैस है, जलवाष्प है, एरोसॉल है। अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं, गैस को, जलवाष्प को, एरोसॉल को। तो चलिए हम चलते हैं 3D एनिमेशन में। तो सबसे पहले पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। नंबर एक है प्रथम गैसें। अब प्रथम गैसों में जो गैसें आती हैं, स्थायी प्रकार की गैसें हैं, जिनका अनुपात वायुमंडल में स्थायी रहे, जिनमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन प्रमुख हैं। अब उसके बाद द्वितीय नंबर की गैसें, अस्थायी गैसें, प्रकृति की गैसें हैं, जिनमें जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, हीलियम, जेनॉन, मीथेन इत्यादि प्रमुख हैं। अभी हमने 3D एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ा कि प्रथम गैसें, द्वितीय गैसें। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जितना हम ऊपर जाते जाएंगे वायुमंडल में, पृथ्वी के ऊपर जितना हम ऊपर जाएंगे, तो गैसों का जो अनुपात है वो बदलता रहता है। जैसे हम गए अभी 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर गए ऊपर, तो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये बहुत कम मात्रा में मिलेंगी। कहां पर? 90 किलोमीटर। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बराबर मिलती रहेगी। अब जैसे पहुंचेंगे ऊपर 120 किलोमीटर, जैसे पहुंचे 120 किलोमीटर, इसका काम हो जाता खत्म, ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप 120 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो आपको यहां से ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ेगा, अन्यथा आपको पता ही है क्या होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गैस के बारे में। तो गैस के बारे में आप लोग पढ़िए 3D एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियान 0.0018%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी की सारी मात्रा गैसों की हमेशा घटती हुई जाती है। कि जो गैसें हैं, इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है, धरातलीय ओजोन, जलवाष्प, मीथेन। मीथेन अपने यहाँ पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दलदलीय धान के खेतों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये सभी गैसें, जानते हैं कौन सी गैसें हैं? हरित ग्रह। अब हरित ग्रह जिन लोगों को नहीं पता है, वो कमेंट करें कहीं ना कहीं सर्च करके, या तो फिर इसकी हम एक अलग से वीडियो, इसका एक हम अलग से टॉपिक लेकर आएंगे। उसमें हम बात करेंगे हरित ग्रह, ओजोन लेयर का क्षरण कैसे, किस माध्यम से होता है, वो सारी चीजें उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे।
तो इतनी ओवरऑल जितनी गैसें हैं, कितनी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, धरातलीय ओजोन है, जलवाष्प है, मीथेन है। ये 5 गैसें हरित गृह गैसें हैं। नाइट्रोजन, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन अन्य गैसों की अपेक्षा कम सक्रिय गैस तथा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नंबर 2, नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को मंद करके दहन को नियंत्रित करना है। नंबर 3, यह जैव मंडल में उपस्थित सभी जीवधारियों एवं पादपों के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि इसी से प्रोटीन, अमीनो एसिड का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। नंबर 4, स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लेग्यूमिनस पौधे तथा शैवाल आदि प्रजातियां मृदा में स्थिरीकरण करती हैं। अगला फैक्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन नाइट्रोजन चक्र द्वारा संतुलित होती रहती है। अब हम पढ़ते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन के प्रकार, थोड़ा प्रकार भी पढ़ लें। पहला नंबर है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2 आणविक नाइट्रोजन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, NH अमीनो, HNO2 नाइट्रस अम्ल। और थोड़ा और इसके बारे में पढ़ते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवों तथा पादपों द्वारा उपभोग एवं इसका विभिन्न प्रकार के यौगिकों में परिवर्तन व उसके पश्चात बैक्टीरिया द्वारा वियोजन के पश्चात पुनः वायुमंडल में निष्कासित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। और अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन, जो सबको पता है, हम लोग सांस लेते हैं। ऑक्सीजन पहला नंबर, सभी जीवधारियों जितने भी पृथ्वी पर जीवधारी मौजूद हैं, उन सभी के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही से वो जिंदा रहते हैं और सांस लेते हैं। नंबर 2, इसको बोलते हैं जीवनदायिनी गैस। जीवनदायिनी गैस जो हमें जीवन देती है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन चाहे पेड़ हो, पौधे हो, मनुष्य हो, जानवर हो, चाहे मछलियां हो, मतलब जो जल में सभी जीव रहते हैं, अगर ऑक्सीजन ना हो तो उसके बिना ना हम जीवित रह सकते हैं और ना ही पृथ्वी पर सरवाइव लोग कर पाएंगे, चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगले नंबर की गैस है आर्गन। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों की श्रेणी में आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला फैक्ट है, कुल वायुमंडलीय गैसों में आर्गन की मात्रा 0.93% है। यह एक भारी प्रवृत्ति की गैस है, जिस कारण यह वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। यह तीसरी महत्वपूर्ण गैस है, जो जीवाश्मों के जलने व विभिन्न प्रकार की जीवधारियों के श्वसन क्रिया से वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। इसकी कुल मात्रा संपूर्ण वायुमंडलीय गैसों में 0.038% है। अगला फैक्ट है, यह एक भारी गैस है, अतः इसका अधिकांश संकेंद्रण वायुमंडल की निचली परत में ही होता है, इसलिए इसका अधिकांश प्रभाव भी इसी परत में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है, जिसके द्वारा सपोषित पौधे जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। अगला फैक्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 तथा वर्तमान में पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 आदि के माध्यम से वैश्विक सहमति बनी है। नंबर की गैस है ओजोन। वायुमंडल की सभी परतों की बात करेंगे तो ये भी बताएंगे ओजोन लेयर कहाँ मिलती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओजोन। मानकर चलिए यह है पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों तरफ, मतलब ऊपर, इसका एक ओजोन का एक घेरा बना है और इसकी ओजोन की लेयर की मोटाई नापी जाती है डाप्सन में। क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। अब ओजोन लेयर मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक
और जरूरी क्यों है? तो सुनो, सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं जो वहां से तो स्पीड में चलती हैं, लेकिन मान कर चलिए यहां पर सूर्य है और इस सूर्य से किरणें निकली और यहां पर स्पीड में तेजी से आई, तो जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं, इन किरणों को सबसे हानिकारक किरणें ही है, इन किरणों को जो ओजोन लेयर है यह अपने आप में अवशोषित कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, मतलब सोख लेती है पराबैंगनी किरणों को, और यह पृथ्वी पर नहीं आने देती है। तो हमारे लिए एक रक्षक मतलब एक कवच का काम करती है। सोचो अगर अगर ओजोन लेयर ना होती तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे हमारी पृथ्वी तक आती, तो इससे टीबी, कैंसर, त्वचा में जलन, स्किन टीबी, आंखों में जलन, खुजली, बहुत सारी बीमारियां होती। तो देखा जाए तो इंसानों के लिए ही नहीं, जितने भी जीवधारी हैं सभी के लिए अल्ट्रावायलेट जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे बचाती हैं। कौन? ओजोन लेयर। लेकिन ओजोन लेयर में एक छिद्र देखा गया था, और छिद्र कहाँ था? इसका उत्तरी ध्रुव आर्कटिक और इसका जो है दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में छिद्र देखे थे। अब छिद्र का मतलब ये होता है, ये नहीं कि ओजोन लेयर में पूरा छिद्र हो गया, जो इसकी मोटाई थी अंटार्कटिका के ऊपर इसकी मोटाई कम हो गई, एकदम पतली हो गई, तो उसको बोलते छिद्र, वहां पर छिद्र हो गया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ओजोन लेयर में अंटार्कटिका के ऊपर कैसे छिद्र हैं और ये किस प्रकार दिख रहे हैं, कि कैसे छिद्र हैं और इनको किस प्रकार कहाँ से इनको देखा गया है और इनकी मोटाई कैसे नापी गई है, डाप्सन वगैरह मैंने आपको सब बता दिया है। तो ऐसा दृश्य है इसको देखने पर। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसको देखा था सबसे पहले। ओजोन लेयर को जो हानिकारक गैसें पहुंचाती है उनका नाम क्या है? CFC। CFC मतलब सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो, सी से कार्बन, क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन। और ये कहां से निकलती हैं? ये भी तो समझो पहले। ये निकलेंगी रेफ्रिजरेटर, मतलब एसी से, जो घरों में एसी लगती है उनसे सबसे ज्यादा निकलती है। फ्रीज से भी निकलती है। जो मानकर चलिए बड़े बड़े कारखाने चलते हैं तो वहां से जो धुआं निकलता है, आग जलती है वहां से धुआं निकलता है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC है, CO है, ये दो गैस सबसे ज्यादा मात्रा में ओजोन लेयर को हानि पहुंचा रही हैं। इसीलिए ज्यादातर फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया गया है। मानकर चलिए आपने देखा होगा दिल्ली में, शहरों में, और किसानों को रोक लगाया जाता है कि पराली मत जलाइए। यही रीजन है कि अगर पराली जलाएंगे तो नीचे धुआं ऊपर जाएगा, ओजोन लेयर में छिद्र होगा। जो ओजोन लेयर में छिद्र होगा तो वहां से अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें सीधा जमीन पर मतलब धरती पर पृथ्वी पर पहुंचेंगी, तो हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी। हाँ, तो हम लोगों ने गैसों को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं जलवाष्प। देखिए एक एक चीजें डिटेल से बिल्कुल पढ़ रहे हैं। बहुत ही नंबर 1 की क्लास है। अब पता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ना ही वीडियो को लाइक किया है। तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों को भी शेयर कर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं जलवाष्प। देखिए हमारे जीवन में गैसें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जलवाष्प। अब देखिए जलवाष्प हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, इतनी महत्वपूर्ण जलवाष्प क्यों है, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला नंबर है, आप जितना ऊपर 8 किलोमीटर तक जाएंगे, 8 किलोमीटर तक पृथ्वी का जितना वायुमंडल है 90% जलवाष्प ही मिलेगा उसमें। मतलब 8 किलोमीटर तक 90% जलवाष्प ही बना है वायुमंडल, 8 किलोमीटर तक। दूसरा नंबर है, मानकर चलिए ये है पृथ्वी और यह उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव, और बीच की है
विषुवत रेखा। तो जलवाष्प सबसे ज्यादा इन बीच में मिलेगा, विषुवत में। इसका रीजन समझो कि सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती हैं। जब यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो सबसे ज्यादा जल हीट होगा, और जब जल हीट होगा तो वही जल वाष्प बनेगा, ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो जलवाष्प के रूप में पूरे वायुमंडल में, बादल में पूरा कवर करेगा जलवाष्प। और जब सूर्य की किरणें यहाँ पर अच्छी मात्रा में, मतलब जो बहुत एकदम तिरछी पड़ती हैं, बहुत उनको दूरी तय करनी पड़ती है, यहाँ उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में, तो यहाँ पर न ज्यादा जल हीट होगा, और जब जल हीट होगा नहीं तो वहां पर सबसे ज्यादा ठंडी है। जब जल हीट होगा नहीं तो वहां पर जलवाष्प सबसे ज्यादा मात्रा में होगी नहीं। तो यही रीजन है कि आप अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा कम होगी, और जैसे जैसे ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी। ये यूपीएससी में क्वेश्चन और पीसीएस में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है यही चीज। अब हम पढ़ते हैं, देखिए तीसरा नंबर भी हो गया कि विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी। 4 नंबर है पृथ्वी पर कंबल। अब यह जलवाष्प पृथ्वी पर एक कंबल का कार्य करती है, मतलब एक ढक कर रखती है। यहाँ का टेम्परेचर न ज्यादा होने देती है और न यहाँ का टेम्परेचर कम होने देती है जलवाष्प। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन बनाकर रखना। नहीं सोचो, गर्मी हो रही है अचानक ठंडी होने लगे, और ठंडी हो रही है अचानक गर्मी होने लगे, तो ऐसे तो स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा दिक्कत प्रभाव पड़ेगा, आप बीमार होंगे। अब 5वां नंबर है समस्त मौसमी घटना। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा मौसमी घटनाएं होती हैं, मतलब पूरी घटनाएं। बादल का फटना, भूकंप है तो नीचे धरातल पर ही आता है बादल का फटना, और हिम है, वर्षा है, इसमें देखिए इंद्रधनुष का बनना है, बादल है, कोहरा है, ओला है, और सारी चीजें हैं। बिजली का गिरना, बिजली का चमकना, झंझावाट, ये सारी चीजें, आंधी तूफान, जितना भी सब कुछ होगा, ये जलवाष्प जहां तक फैला है वहीं तक होगा। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं एरोसॉल के बारे में, ये चीजें क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। पहला नंबर धुआं, धूल कण, पराग कण। अब पराग कण आपको बता दूं, ये फूल में पाया जाता है। वर्तिकाग्र, परागकण, पुंकेश्वर, दलपुंज, ये सारी चीजें आपने मेरी दूसरी वीडियो में देखी होंगी, तो इसकी चर्चा हम उसमें हम कर चुके हैं। ये कण होते हैं, नमक, नमक भी इसमें आएगा, जैविक पदार्थ, मिट्टी और कालिख, ये सारी चीजें एरोसॉल ही कहलाएंगी जो वायुमंडल में उड़ रही है। उसके बाद दूसरा फैक्ट है, हम जितना पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे, हम जितना पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एरोसॉल की मात्रा कम होती चली जाएगी। मतलब जितना हम पृथ्वी पर रहेंगे एरोसॉल की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमें आसमान, वायुमंडल बिल्कुल साफ मिलेगा। नंबर 3, अब देखिए जो इस समय ठंडी हो रही है, ठंडी में क्या बन रहा है, कोहरा, स्मॉग। क्या होता है कि जो एरोसॉल है, जो ये सारी चीजें, धुआं, धूल कण, नमक, जैविक पदार्थ, ये जलवाष्प मिलकर अपने आप में एक संघनित बादल का निर्माण करते हैं। और वही चीज जब सल्फर डाइऑक्साइड से मिल जाती है, जब वही चीजें सल्फर डाइऑक्साइड से मिल जाएंगी तो कोहरे का निर्माण करती हैं, स्मॉग, जो ठंडियों में सबसे ज्यादा होता है। हमें दूर की चीजें जल्दी स्पष्ट नजर नहीं आती हैं। हाँ, तो अभी तक मैंने सारी चीजें पढ़ी, गैसें पढ़ी, एरोसॉल पढ़ा, जलवाष्प पढ़ा, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी। लेकिन अब इस वीडियो की सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, जो वायुमंडल की परतें हैं। तो वायुमंडल की परतें हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला मंडल है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को बोलते हैं विक्षोभ मंडल भी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, और ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये लेयर, क्षोभ मंडल की लेयर, ये ध्रुवों पर बहुत कम मात्रा में है। और विषुवत रेखा,
मतलब भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा इसकी हाइट होती है। 165 मीटर जितना ऊपर हम जाएंगे, जैसे हम 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस तापमान कम होगा, ऐसे होता चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए जितनी मौसमी घटनाएं हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये बारिश हो रही है, बिजली का कड़कना, आंधी है, तूफान है, सारी चीजें जितनी भी चीज होती हैं, ये सारी चीजें होती है क्षोभ मंडल में, और इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगर हम इसके ऊपर बढ़ेंगे तो अब दूसरे नंबर का जो मंडल आता है समताप मंडल। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी ऊंचाई है सॉरी 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। और जो एरोप्लेन उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, देखिए एरोप्लेन क्षोभ मंडल में नहीं उड़ेंगे। इनका रीजन है, यहाँ पर बिजली कड़कती रहती है, बादल बनते रहते हैं, आंधी आती रहती है, आंधियां चलती रहती हैं, तो इसीलिए एरोप्लेन को सबसे सुरक्षित माना गया है समताप मंडल में। तो एरोप्लेन जो हम लोग देखते हैं नीचे से समताप मंडल में उड़ते रहते हैं बादलों के ऊपर। लेकिन समताप मंडल और क्षोभ मंडल मतलब टोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीचों बीच में एक लेयर पाई जाती है, इसको बोलते हैं ओजोन, ओजोन लेयर। और इसकी ऊंचाई होती है 15 से 35 किलोमीटर, जो मैंने अभी बताया है। से ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण गैसें हैं, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे ऊपर, तो मध्य मंडल, मध्य मंडल को बोलते हैं मेसोस्फियर। इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। इसकी खास बात यह है कि तारों का टूटना, जो हम लोग देखते हैं तारे टूटते रहते हैं, कहाँ टूटते हैं? मध्य मंडल में, बीचों बीच का मंडल है ये, मध्य मंडल में तारों का टूटना, ये चीज है। अब हम आगे बढ़ेंगे ऊपर, ताप मंडल। ताप मंडल को बोलते हैं आयनोस्फीयर, और इसको बोलते हैं आयन मंडल। अब आयन मंडल की परतें, बी परतें हैं, सी परतें हैं, डी परतें हैं, ई परतें हैं, एफ परतें हैं। तो इनकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे, बिल्कुल एकदम डिटेल में इनके बारे में। तो इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक तापमंडल की। यहाँ पर हमारे उपग्रह हैं, सैटेलाइट, जो चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का, तो इन्हीं आयन मंडल मतलब ताप मंडल में ये सैटेलाइट घूमती रहती हैं, ये सैटेलाइट। तो 640 किलोमीटर, यहां से पृथ्वी से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमंडल में सैटेलाइट घूमती हैं, और सभी देशों की सैटेलाइट होती हैं। अब ऊपर बढ़ेंगे, वायुमंडल, वायुमंडल को इनोस्फीयर बोलते हैं, और यहाँ से अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। ऊपर वायुमंडल से ऊपर अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ तक गैसें मिलती हैं, और यहाँ तक वायुमंडल है। मैंने अभी बताया था कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने किलोमीटर ऊपर जाने पर बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। और कुछ चीजें जो छूट गई हैं इसमें, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक के लेकर आए, ये भी आप लोग बताइए। और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।